प्रदेश में जब से शराब दुकानें खुली हैं तब से लेकर अब तक अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही गया है। चाहे बात हो मुंगेली की, जहां बेटे ने शराब के नशे में मां का ही सर धड़ से अलग कर दिया, या फिर महासमुंद की, जहां भाई ने कैंचे से ही अपनी भाई को मार दिया। यह केवल दो ही घटना नहीं है, इन 4 दिनों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए मातृशक्तियों ने भी शराब दुकानों को बंद करने के लिए कमान उठा लिया है। तो इसी बीच भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने भी शराब दुकान को बंद करने के लिए बीते दिनों एक आंदोलन किया था, जिस पर भूपेश सरकार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस भाजपा नेता के फोन को ही जब्त कर लिया। ऐसा हम नहीं बल्कि स्वयं गौरीशंकर श्रीवास कह रहे हैं। हमसे चर्चा के दौरान कौन कौन से प्रमुख बातों को गौरीशंकर श्रीवास ने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा है और कौन कौन सी बड़ी बातों से पर्दा उठाया है, जानने के लिए देखिए पूरी खबर। शराब दुकान खोलने का जो निर्णय है, इसकी लगातार भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इसका हमने लगातार विरोध किया है। मौजूदा जिस प्रकार की परिस्थिति है, जो हालात प्रदेश में बना है, इसमें कहीं भी शराब बेचने की आवश्यकता सरकार को नहीं थी। इस सरकार ने अपनी नैतिकता को पूरी तरह समाप्त किया है। लगातार अन्य जिलों से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 50,000 से ज़्यादा भी टेस्ट बाकी है। ऐसे में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको शराब बिक्री का निर्णय लेना पड़ा? आप सारा ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से इतने नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई, कोई बाध्य नहीं किया कि आपको ये बिक्री करना ही है। अगर ऐसा रहता तो आज भी आप देखेंगे बहुत से राज्य शराब बिक्री नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि 17 मई के बाद हम करेंगे। और बाकी राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ से इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को इंगित किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। बाकी किसी राज्य ने शराबबंदी के नाम पे वोट नहीं बटोरा था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जनता ने एक बड़ा जनादेश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दिया था। इतना बड़ा जनादेश हमको 15 साल में नहीं मिला। इतने बड़े जनादेश में सबसे मुख्य बिंदु शराबबंदी का ही था। आपने वोट बटोरा, आपने छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को धोखा दिया, और इस काल में शराब बिक्री का निर्णय जो आपने लिया है, ये आपके वास्तविक चरित्र को दर्शा रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही माम मचा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं। मुंगेली में जो घटना घटा है किसी से छुपा नहीं है। लगातार हत्या बढ़ रही है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, और ओवर रेट में जिस तरीके से जेब भरा जा रहा है, ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती। एक बड़ा नजीर इन्होंने पेश किया है और सारा मामला केंद्र सरकार के ऊपर डालकर जिस तरीके से बचने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये तो अभूतपूर्व है अपने आप में। तो ऐसी सरकार को नैतिकता का पाठ हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और वो हम लगातार कर रहे हैं। देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं आज़ादी के बाद से, वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुए। इसका एकमात्र कारण ये रहता है कि सत्ता प्राप्ति के पहले तमाम प्रकार की बातें कहेंगे, महात्मा गांधी जी के आदर्श की बात कहेंगे, हर असहमति के सम्मान की बात ये कहेंगे। सत्ता प्राप्ति करने के बाद ना सुनने की इनको आदत नहीं है। या यही कारण है, यूपीए 1 में देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी के काल में देख लीजिए, जो आपातकाल लगा है, ये इनके डीएनए में है कि हमको ना नहीं सुनना है। हम जो बोले वो आपको करना है। आप विरोध करेंगे तो आप पे फर्जी एफआईआर होगा, पुलिस के दम पे आपके आंदोलन को दबाया जाएगा, अनैतिक कृत्य की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 1.5 साल में फर्जी एफआईआर का रिकॉर्ड बन चुका है। ये शराब बंदी की बात कहने वाले लोग अगर आज शराब विक्रय कर रहे हैं और कोरोना का बड़ा विस्फोट होता है, कोई संक्रमित व्यक्ति लाइन में लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात की जिम्मेदारी सरकार तय कर ले और इस बात को बोल दे कि अगर कोरोना का विस्फोट होता है बड़ी संख्या में, अगर वुहान जैसा परिदृश्य छत्तीसगढ़ में अगर होता है, तो इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा या हमारे मंत्री रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। तो आप किसके दम पे हवाई आप सीधा जनता को छोड़ दिए हैं, और कोई यहाँ पर तैयारी नहीं है। एम्स के समकक्ष में आपने कोई अस्पताल का निर्माण नहीं किया है। आज कोरबा में हो चाहे कोई भी जिलों में कोई कोरोना संक्रमित होता है, उसे आप रायपुर लेकर आ रहे हैं। ये आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल को खोल के रख दिया है। 15 साल में आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे जिलों का हमने निर्माण किया, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए हमने कार्य किया। वो तो धन्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया और एम्स का निर्माण हो गया। आज अगर एम्स नहीं होता तो क्या हालात होते? तो ये जो निर्णय है, ये तो तानाशाही रवैया सरकार का दर्शा रहा है कि कोई भी विरोध कर रहा है, कोई मातृशक्ति विरोध कर, उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसके घर के बाहर में नोटिस चिपकाया जा रहा है, उसके मोबाइल को छीना जा रहा है, उसके मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, मानो वो आतंकवादी हो, नक्सली हो। आप क्या देखना चाहते हैं मोबाइल में?
किसी की निजी जिंदगी में क्यों झांक तक कर रहे हैं? प्रदर्शन से मोबाइल छीनने का, गाड़ी छीनने का क्या तुक है? ये ऐसी घटनाएं जो हो रही है, ये इस प्रदेश के युवा को कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अविश्वास लाने के लिए अग्रसर कर रही है। और आज छत्तीसगढ़ का युवा, जिन्होंने बचपन से वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, शहीद गुंडाधुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा के आदर्शों को सुनते हुए जिन्होंने आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे लोग इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे? क्या इन्होंने पुराना इतिहास नहीं देखा है कि क्या जनता की आवाज़ को, प्रदेश की युवा की आवाज़ को, प्रदेश की माताओं की आवाज़ को क्या ये दबा पाएंगे? पिछले कालखंड को देखने के बाद भी ये नहीं चेत रहे हैं और प्रदेश को ऐसा लगता है भगवान भरोसे ने छोड़ दिया है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी निकृष्टता है कि आज छोटे छोटे राज्य कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। और सिर्फ बात यहाँ पर शराबबंदी की नहीं है, किसी भी मुद्दे पे अगर कोई युवा आवाज़ उठाता है, तुरंत उसके खिलाफ में एफआईआर होती है। सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ आप लिख नहीं सकते। एक मीडिया का बड़ा धड़ा तबला वादक की भूमिका में पूरी तरह सरकार के सामने नतमस्तक हो चुका है। तो ऐसे में जनता कहाँ जाए? जनता सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध नहीं कर सकती। मतलब इस प्रदेश में सिर्फ भूपेश बघेल जिंदाबाद कहना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जिंदाबाद कहना पड़ेगा, तभी इस प्रदेश में हम लोग रह पाएंगे सुरक्षित। या तो सरकार बोल दे इस बात को कि कानून व्यवस्था यहाँ नहीं रहेगी, आपको हक नहीं है बोलने का लोकतंत्र में, फिर किस असहमति के सम्मान की बात ये सरकार कहती है? ये समझने वाली बात है। और इस कोरोना काल में जो शराबबंदी के नाम पे जिन लोगों ने आंदोलन किया, उनको जेल में ठूस दिया गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वास्तव में सरकार का काला चरित्र है जिसको प्रदेश की जनता देख रही है। होने के बाद लगातार जिस तरीके से प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो अत्याचार बढ़ा है, सिर्फ आम जनता नहीं पुलिस के ऊपर भी बढ़ा है। राजनांदगांव में देखिए, निखिल त्रिवेदी मुख्यमंत्री जी के जो करीबी हैं, कंट्रोल रूम में घुसकर पुलिस की पिटाई करते हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। यहाँ पर आप जाइए भिलाई में, एक थाने में जो वहाँ का टीआई है कुर्सी पार का, वो थाना छोड़कर भाग जाता है कि आप लोग संभालिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दबाव में। बिलासपुर में एक बलात्कारी को थाने से ससम्मान छुड़ा लिया जाता है। कहीं कहीं थाने में घुसकर पिटाई की घटना सूरजपुर में देखने मिल रही है। पुलिस वालों को जलील किया जा रहा है। पुलिस को तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बिल्कुल खिलौना बना लिया है, जैसा चाहे वैसा हाँका जा रहा है। और कुछ अधिकारियों ने भी अपने आप को कानून से बढ़कर समझने का प्रयास इस प्रदेश में किया है, जो कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनकर काम कर रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को धमका रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लागू नहीं होती है। इक्का दुक्का 2-4 एफआईआर करने से आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कानून के सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन वास्तव में आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका नमूना है कि मुझ पर भी 3 फर्जी एफआईआर हुए हैं, 5 अभी तक एफआईआर हो गया है। ऐसे कई गौरी शंकर लोग हैं जो सरकार के खिलाफ में बोलते हैं, उसे डिबेट में बैन कर दिया जाता है ताकि आप जनता के बीच में हमारी पोल ना खोल सके। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रदेश के युवा अपने आप में आज इतने सशक्त हैं कि अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता तक निश्चित तौर पर रखी जाएगी। और ये जो चीज़ें जो चल रहा है, एक आपातकाल जैसी स्थिति प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का दमन चक्र बढ़ रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें यहाँ पर प्रदेश की जनता ने की थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। अगर हम उस पर बात करते हैं तो एफआईआर होता है। हम ये पूछते हैं कितने किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है तो एफआईआर होता है। हम शराबबंदी की बात करते हैं तो एफआईआर होता है। मतलब क्या इस प्रदेश में क्या खामोश बनकर नपुंसकता का एक चादर ओढ़कर बैठ जाया जाए? ये सरकार ये चाहती है? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की पार्टी है और संघर्ष यहाँ के कार्यकर्ताओं के दरख्तों में, रगों में लहू बनकर दौड़ता है। 2 सांसद से यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है पूजा जी। अगर सरकार इस प्रकार की चीज़ें सोच रही है कि ऐसे गला को दबा लेगी, आवाज़ को दबा लेगी, प्रदेश के युवा नहीं दबने वाले। आप जितना दबाएंगे आवाज़ उतनी ज़ोर से निकलेगी और आपको सुनना पड़ेगा। अब ये तो इनको जो सलाह दे रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात ये कहने लगे, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं। तो अपना अपना देश, अपना अपना वेश वाली बात है। अपने आप को भीड़ से पृथक दिखाने की एक कवायद है। और ऐसा लगता है कि हो सकता है सरकार ये सोच रही होगी कि शनिवार और रविवार को कोरोना भी छुट्टी पे जाता होगा और बाकी दिन नहीं जाता होगा, तो चलिए शनिवार रविवार को छुट्टी है तो उस दिन बंद कर दिया जाए और बाकी दिन कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार की सोच है
और मैं इस सोच को तो सलाम करता हूं कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार का सलाह सरकार को दे रहे हैं। और प्रदेश में ऐसा क्या है, आप सप्लाई कर रहे हैं, घर घर शराब पिला रहे हैं आप। आज किसानों की हालत जाकर देखिए आप, क्या किसानों के लिए आपने चैन मार्केटिंग बनाने की कवायद की? किसान अपने उत्पादक को फेंक रहे हैं, गली में फेंक रहे हैं, नाले में फेंक रहे हैं, आप उसके लिए घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा क्या है कि शराब आपको घर घर पहुंचाने के लिए आपने ऐप बना लिया है, पूरा सिस्टम बना लिया है, तुरंत हर चीज़ें परमिट जारी हो रही है। ये किसानों की सरकार बोलने वाले लोगों का वास्तविक चरित्र है। ये शराब पिलाने वाले लोग हैं, शराबबंदी नहीं करेंगे। शराब जब सरकार में नहीं थे, परिवार टूटने की चिंता करते थे, आज बोतल टूटने की चिंता हो रही इनको। और आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ की बदनामी हो रही है। उसके बाद भी सरकार की निर्लज्जता देखिए, किसी भी तरह से कोई भी शराबबंदी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इन 1.5 सालों में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या है, क्या उस कमेटी का रिपोर्ट है? इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। वो कमेटी कहाँ तक अपना जांच की, किन किन राज्यों में गई है, इसका किसी प्रकार से खुलासा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ओवर रेट के नाम से कमीशन खोरी कर रहे हैं और इसका खुलासा इनकी पार्टी के नेता भी कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। हर भट्टी में आप जाकर देखिए अलग रेट, और अभी जो शराब दुकान जो खुला है इसमें तो इस हद तक लूट मची है कि आपको बता नहीं सकता मैं। पूरी तरह से जनता के जेब में डाका डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता 1.5 साल में इस सरकार से उब चुकी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि सरकार का एक बयान आया, कल मैं देख रहा था समाचार में, कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को रोजगार, और एक राष्ट्रीय समाचार में तो ये चल रहा था कि लॉकडाउन में रिकॉर्ड बम्पर धान की खरीदी हो रही है। अभी भी जो टोकन कटाए हुए किसान हैं उनकी धान की खरीदी नहीं हुई है। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, इसके लिए मुख्य सचिव से भी हम लोग जाकर मिले थे। ये 20 लाख उन लोगों को रोजगार मिला है। इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहता हूं, जिन लोगों ने लॉकडाउन में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया, अवैध रूप से शराब बेचा है, मैं तो उस ब्रांड को भी सार्वजनिक कर चुका हूं। ये एक बड़ी साजिश है और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इन्होंने शराब बेचा, उनको रोजगार मुहैया कराया। मैं मानता हूँ 20 लाख बिल्कुल वो रोजगार सही बोल रहे हैं, रोजगार दिया है, लेकिन किस तरीके का रोजगार दिया? अवैध शराब बेचवा कर। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें पकड़ाए हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए दंड मिलना चाहिए और पार्टी को सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और सरकार कह रही 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये रोजगार अगर सरकार इस प्रदेश के युवा को दे रही है तो फिर इस सरकार का भगवान मालिक है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज प्रदेश के युवा को ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, प्रदेश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। क्या आप पूरे प्रदेश को ये शराब का गढ़ बनाना चाहते हैं? हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात है और आने वाली नस्ल इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। देखिए पूजा जी, किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका विज़न। इस सरकार के पास किसी प्रकार रोजगार देने का विज़न नहीं है। ये तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहे थे कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक 10 लाख क्या 10 लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो इतर है, रोजगार देने की बात अब आ रही है। अभी तो लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में कई लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लगातार लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे को 1 महीने की सैलरी दे दी गई है और नौकरी से निकाला जा चुका है। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? अभी तक रोजगार देने के लिए सिर्फ बातें हवाई टेलीविज़न चैनल के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन में दिख रहा है। धरातल में आप जाकर देखिए, कहीं कोई रोजगार का कोई भी उपक्रम इन 1.5 सालों में सरकार ने स्थापित नहीं किया है। लघु कुटीर उद्योग की हालत देख लीजिए, नरवा गरबा घुरबा बारी देख लीजिए। पूरी तरह से सरकार का जो ये योजना है, कहाँ है ये? कितने लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिल गया? कितने लोगों को आपने स्थापित कर दिया? कितने संयंत्र लगा दिए? कितने किलोमीटर की रोड बना दी आपने? बता दीजिए सारा चीज़ का। जनता ने आपको चुना था विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 15 साल में विकास किए थे, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने आपको चयन किया था। जनता सोचती थी कि उसको रोजगार मिलेगा, आप शराबबंदी करेंगे, आप 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, व्यवस्थित तरीके से जीवन शैली होगा और छत्तीसगढ़ आगे जाएगा, छत्तीसगढ़ एक सिरमौर राज्य बनेगा। लेकिन क्या ये हो पाया है? अपने अंतरात्मा में हाथ रखकर सरकार इस चीज़ को पूछ ले कि क्या ये सब चीज़ करने में सफल हुई है। सरकार की प्राथमिकता आज रोजगार देने की नहीं है। सरकार की प्राथमिकता तो फर्जी FIR करके जेल भेजने में है। कितने लोगों को जेल भेजेगी पूजा जी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को आप फंसा के जेल भेजेंगे? कितने लोगों को आप डराएंगे? ये खौफ का साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आज आप देखेंगे प्रदेश के युवाओं में गुस्सा है, नाराज़गी है, निराशा है। इस तासीर को अगर सरकार समझ ले तो बहुत अच्छा है।
और नहीं समझेगी तो फिर वो दिन दूर नहीं कि घर घर से युवा निकलेंगे सड़क पे और सरकार से अपना अधिकार मांगेंगे। तब यही सरकार को जवाब देना पड़ेगा जो आज शराब पिलाकर यहाँ पर हत्या करवा रही है, लोग अपने घर में हत्या कर रहे हैं, शांति का माहौल है, मातृशक्ति नाराज है, तो रोजगार की बात कहाँ से? निराशा का वातावरण है। 5.5 लाख रोजगार देने की बात इन्होंने अपने डीपीआर के माध्यम से जनता को बताई थी, जिस पे इन्हीं के मंत्री उमेश पटेल जी ने उस आंकड़े को नकार दिया था कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, हम 5.5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिए। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ये खाली लफासी और झूठ की दुकानदारी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब कितने दिन तक आप अपना ब्रांडिंग करेंगे, कितने दिन तक आप ऐड के माध्यम से दिखाएंगे? धरातल में जो स्थिति है, या तो आपको आपके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, या तो आपके सलाहकार मंडल के लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको वास्तविक हकीकत नहीं मालूम है। जिस जमीन की लड़ाई लड़कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस जमीन को आपने छोड़ दिया है। नशा के कारण अपने एक बड़े भाई को खोया है, ये बात सत्य है। लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो निजी तौर पे जानते हैं तो मैंने देखा है नशे का प्रभाव क्या होता है। मैंने अपना जवान भाई खोया है कुछ साल पहले। बात यहाँ पर ये है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि सरकार अगर कोई चीज़ की घोषणा की है या सरकार कोई घोषणा को लागू नहीं कर रही है तो उस पर आवाज़ उठाया जाए। शराबबंदी की बात थी, ठीक है, आप अभी शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल है, लेकिन जैसे ही कोरोना काल में आपने शराब भट्टी खोलने की कवायद शुरू की है तो निश्चित तौर पर इस पर चुप नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अगर संक्रमण का विस्फोट होता है तो उस विस्फोट की जो आग की लपट है वो मेरे घर तक भी आएगी, मेरे परिवार तक भी आएगी। इस बात को सबको सोचना पड़ेगा। आज यही कारण है कि लगातार भट्टियों में जो मातृशक्ति जो उमड़ रही है, जो विरोध कर रही है, जो डंडा उठा रही है, ये कारण यही है। तो जब बात यहाँ पर आती है तो यहाँ पर राजनीति से परे हटकर हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें जो चल रही है, ऐसी क्या आवश्यकता थी? क्या राजस्व का प्रदेश में सिर्फ एकमात्र जरिया शराब है? 5,000 करोड़ का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है, क्या उसी से पूरा प्रदेश चल जाएगा? बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवर रेट की कमीशन की है। आप कहीं ना कहीं कोरोना के लिए कहीं भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं, और आज यहाँ पर हर व्यक्ति के जान माल के साथ में आपने खिलवाड़ कर दिया, उनकी जान माल को ताक में रख दिया है। ऐसे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और धन्य है कि मैं उस पार्टी में पैदा हुआ हूँ, उस पार्टी का सदस्य हूँ, कि जिस पार्टी ने मुझे सिखाया है कि विरोध किस तरीके से किया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक हमने आंदोलन किया। लगातार मेरे खिलाफ में सरकार खड़ी हुई है, फर्जी एफआईआर में फंसाया जाता है, मेरा पीछा किया जाता है, घर के बाहर नोटिस छपा कर दिया गया है, और निजता का हनन तो ये है कि मेरी डाटा की भी चोरी की जाती है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पार्टी के नेताओं को गाली दिया जाता है, मेरे वॉल पे आकर मैं जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाता हूँ, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये सरकार का चरित्र है। मेरी मोबाइल को सीज कर फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ये सरकार को हक नहीं है। सरकार पूरी तरह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। हो सकता है मेरी राजनीतिक हत्या भी हो जाए, लेकिन ये जो आवाज़ है ये ऐसी ही रहेगी। ईमानदारी के साथ में प्रदेश के युवाओं के आवाज़ को इसी तरह मैं उठाते रहूँगा। मेरी पार्टी मेरे साथ है, प्रदेश के युवा मेरे साथ है। हर वो बात जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए रहेगी, मैं सरकार के साथ में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर वो बात जो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के हित में रहेगी, उसका प्रचंड विरोध किया जाएगा। हर हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जमीन पे लड़ाई लड़ी जाएगी, सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए कोई किसी प्रकार से कोई गुरेज नहीं है। सरकार डरा नहीं सकती है। सरकार बिल्कुल भी चाहे तो जो भी कर ले, लेकिन सत्य के साथ में मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और आगे भी लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP 24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।